क्वेश्चन भी डेली मार रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। हर सब्जेक्ट का एक दिन में 2 सब्जेक्ट का मारी, ऐसा नहीं कि पूरा 120 क्वेश्चन लेके बैठ जाना, ऐसा नहीं। आराम से 20-20 क्वेश्चन भी होता है, लेकिन डेली बेसिस पे मारिए उसको, 20 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, कि वो क्वेश्चन दोबारा कभी एग्जाम में मिले तो गलत नहीं हो आपका। हम्म। हम्म। अहमद शाह अब्दाली नहीं, वो अहमद शाह है। एक अहमद शाह जो है ना, अहमद शाह एक आपका ये उत्तर मुगल कालीन में बादशाह था, और एक जो अहमद शाह अब्दाली है ये अफगानी कमांडर इन चीफ है, अफगान का ही है। तो अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों अलग अलग आदमी हैं। हाँ वो अब्दाली जो है ना, हो गया। ऑनलाइन कोई लोग आए नहीं अभी तक, तो इसीलिए आप जो है ना अहमद शाह अब्दाली जो है उसको अलग, वो आदमी है ठीक है ना, तो उसको अलग पढ़िएगा। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े। बंगाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बंगाल में एक क्वेश्चन बंगाल से आया हुआ होगा, आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन में देखे होंगे कि बंगाल की स्थापना किसने की। क्या नाम था उसका? मुर्शिद कुली। इसको लिख लीजिए आप। अरे वो अलग है, सादत खान, निजामुल मुल्क सब अलग है। हाँ सुनिए, बाकी डिस्कशन बाद में, ठीक है ना, क्लास के बाद। लूसेंट छोड़ दो भाई पढ़ना। कितना बार हम बोले, लूसेंट इज ओनली फॉर योर रिवीजन, ठीक है ना। आप लूसेंट को फैक्ट के तौर पे आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लूसेंट को बना दिए हैं टेक्स्ट बुक, कि यही एकदम ब्रह्मास्त्र है। शॉर्टकट मत मारिए, हम आपको फिर बता रहे हैं। आप मानकर चलिए कि हम लोग के पास बस 3 से 4 महीना ही है। हम 3 मान लीजिए ना, 3 महीना हमारे पास है, 90 दिन। मेरे हिसाब से मई जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी फॉर्म आया कहाँ अभी? अभी पहले फरवरी में फॉर्म आएगा, 1 महीना फॉर्म भराएगा, 15 दिन उसको एडिटिंग का देगा, तो 45 दिन तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद सेंटर लोकेशन लेगा, एक शिफ्ट में एग्जाम लेना नहीं है, 1 महीना तक तो एग्जाम चलेगा आपका। जरूरी थोड़े कि पहला दिन का पहला शिफ्ट काफी का पेपर हो जाए, ये भी तो नहीं है ना पॉसिबल। तो आप मान कर चलिए 90 दिन तो मिनिमम आपके पास है। और आप कम मानना चाहते हैं तो 75 ही मान लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको फिर ज्यादा पड़ेगा, तो यही चीज है। चलिए, इसको लिखिए। बंगाल की स्थापना, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान ने किया, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद के ही नाम से मुर्शिदाबाद बना है, ठीक है ना। हाँ मतलब बांग्लादेश में पूरा तो अंदर तक नहीं है, मतलब इधर ही है, बंगाल के बॉर्डर के पास है, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद, ठीक है। इसके बाद लिखिए, इसकी मृत्यु 1727 में, इसकी मृत्यु 1727 में हुई, इसकी मृत्यु 1727 में हुई, इसकी मृत्यु 1727 में हुई। इसके बाद कौन बनेगा शासक? सुजाउदौला, ठीक है ना। मुर्शिद कुली खान के बाद सिंहासन पर, मुर्शिद कुली खान के बाद सिंहासन पर सुजाऊ दौला। ऐसा भी मिलता है लिखा हुआ, तो सुजाऊ दौला, सिंहासन पर सुजाऊ दौला बैठा, सुजाऊ दौला। उसके बाद किंतु 1739 में,
किंतु 1739 में इसकी भी मृत्यु हो गई। हम जितना भी आपको लिखवा रहे हैं ना, आप देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा। क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ किया ना तो बंगाल से क्या करेगा, 4 गो नवाब दे देगा और बोल देगा बेटा पहले कौन आया बाद में कौन आया सजाइए, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन होगा और इसमें ज्यादातर लोग गलत करते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था लास्ट उस दिन फ्राइडे को या सैटरडे को, उसमें एक चीज मैंने देखा, मतलब बीपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया अभी बीपीएससी वाले को लेकर। उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन लोग गलत करके आए हैं ना, जैसे बोला है कि लगभग 1.5 लाख लोगों ने एक क्वेश्चन गलत किया है कि पटना का जो साहिब मंदिर है ना, पटना साहिब मंदिर, ये कहाँ पे है, ये वाला गलत करके आया है, ठीक है ना। एक ये हाँ विष्णुपद मंदिर है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और बीपीएससी जो भी मतलब डेटा दे रहा है तो वो कोई मतलब तथ्य के आधार पे ही दे रहा होगा। तो आप समझिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी गलती हो जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सब तो फिर भी टफ क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन भी आदमी के दिमाग में उस समय, क्योंकि एग्जाम हॉल का माहौल क्या रहता है, अलग रहता है, प्रेशर रहता है। श्रेयसी सिंह इतना फेमस विधायक है, जमुई से है, सब जानता, वो क्वेश्चन भाई साहब 70-75 हजार 50 हजार लोग गलत करके आए हैं। आप समझ रहे कितना एक्यूरेसी का चीज है। मतलब ये सब तो फ्री फोकट का नंबर था ना। क्या रंगने में भी हम, अरे भाई उतना उतना आदमी का रंगने में कैसे गलत हो जाएगा। 62%, 64% लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होता है ना वो नहीं ला पाए। 1400 के आसपास लोगों का नंबर माइनस में है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज फैक्ट है, आप लोग का तो खैर माइनस का नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी क्या है ना, थोड़ा सा अपना बना लीजिए प्रैक्टिस करने का, मतलब एक टेंडेंसी बना लीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, बात मानिए मेरा, आपको परेशानी होगी, एकदम 100% होगी। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए, ठीक है। हाँ कुछ पूछना है। अरिहंत का भी है और भी बहुत सारा पब्लिकेशन का है। देखिए अरिहंत में टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। और लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लोकल कोई भी पब्लिकेशन का आप किताब लेते हैं ना, लोकल कोई भी पब्लिकेशन का किताब आप ले रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि उसमें मिस्टेक्स वगैरह थोड़ा सा रहने का संभावना है, तो आप उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। अरिहंत एक किताब, और देखिए घटना चक्र का जो किताब है ना, उससे अच्छा एक किताब मेरे नजर में मार्केट में है, अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ मतलब बीपीएससी यूपीएससी हर चीज का क्वेश्चन उसमें है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश पीसीएस वगैरह में जो एग्जाम हुआ है ना उसका क्वेश्चन डाले हुए, मतलब ऑल ओवर इंडिया का पीसीएस का क्वेश्चन डाला हुआ है। इंग्लिश में मेरे पास है, मतलब पब्लिकेशन वाला दे के ही जाता है हमको। तो एक आप हिंदी में उसको ले लीजिए, साइंस का मिल जाएगा आपको, आपको उसमें हिस्ट्री का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा अरिहंत का। और उसमें बोलता है कि जीरो मतलब क्या बोलते हैं, एरर, जीरो एरर के साथ वो मतलब है, ठीक है ना। तो वो किताब को भी आप ले सकते हैं, वो तो सार संग्रह है महेश बर्नवाल का, ये तो मतलब वो हो गया ना, वो संग्रह हो गया, मतलब एक कंपाइलेशन हो गया वो। ठीक है काम चलने लायक है। अरे मतलब वही बात हो गया ना कि नाइस ले लीजिए, ठीक है ना। बेसिकली सुनिए, हम कोई भी किताब को नहीं बोलेंगे फालतू, हम चाहते हैं कि आपके लिए जो भी किताब है ना, आप जो पढ़ के समझ पाए, जहां पे आपको सारा चीज एक जगह पे मिल जाए। जैसे इतिहास में मॉडर्न, आधुनिक और मध्यकालीन सब है। घटना चक्र में आप बना रहे तो घटना चक्र में क्या है ना कि जितना भी पीसीएस वगैरह क्वेश्चन है वो डाला हुआ है उसमें। लेकिन अरिहंत वाला जो है ना वो थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर है, उसमें हर एग्जाम ही का डाल दिया है, एसएससी वैसेससी छोड़ के। लेकिन जितना भी अलग अलग, तमिलनाडु पीसीएस, केरला पीसीएस, इन सब का भी जो एग्जाम हुआ है ना, तो इन सब का भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिपीट क्वेश्चन, हिस्ट्री में ज्यादातर क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही रहने का संभावना है, क्वेश्चन वो अपने से थोड़े बना देगा। तो इसीलिए इसके लिए आप थोड़ा सा अरिहंत का वो किताब ले सकते हैं, आपको अगर मन है तो आप उसको एक बार देखिएगा, मार्केट में आप उसको ले सकते हैं। मेरे हिसाब से घटना चक्र से अच्छा है वो। और अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलिएगा ना, अरिहंत का घटना चक्र दीजिए हमको, वो घटना चक्र के बेसिस पे ही आधारित है। पीडीएफ मेरे पास नहीं, मेरे पास हार्ड कॉपी है। वो तो जब भी आता है, मतलब जो पब्लिशर लोग आता है ना तो हमको दे के जाता है फ्री में किताब, ये सब।
इंग्लिश में मेरे पास। ठीक है, आपको हम दे देंगे एक, लेकिन लौटा दीजिएगा उसको। हाँ, चलिए चलिए आगे। अरिहंत का हम पॉलिटी भी बोले, ज्योग्राफी भी बोले, हिस्ट्री बोले, सब आता है उसका, साइंस भी आता है। मेरे पास हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, सब है, सब है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। क्या? हम इसके लिए आपसे माफी मांग चुके हैं कि कल हम थोड़ा सा, एक दोस्त का एंगेजमेंट था, हम उसमें चले गए थे। ठीक है ना, तो हमको सुबह सुबह फोन करके लोग, हम तो सोए हुए थे कि आ रहा है ना, तो हमको फिर याद आया कि भाई आज ही 26 तारीख है। तो जाना है, फिर हम गए तो उधर से शाम में लौटे, तो हमको टाइम नहीं मिल पाया। आप हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। लैपटॉप में मेरे पास एक हार्ड ड्राइव में सब कुछ है, तो हम उसमें ढूंढेंगे, तो उसमें आपको कॉपी करके हम लाके दे देंगे। एक बार दे देंगे तो उससे पीडीएफ आपके सारे ग्रुप में चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे लिखिए। तो इसके बाद कौन बनेगा शासक? सुजाउद्दौला के बाद अलवर्दी खान। लिखिए, ये मरा और उसके जस्ट बाद बना कौन? 1739 में। हाँ, अलग अलग लेना है, अलग अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, सारा अलग। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारा चीज स्किप किया हुआ है। हर चीज में शॉर्टकट चाहिए भाई साहब। 3 किताब है, ले लीजिएगा, उसमें से एक एक करके लीजिएगा, पहले ही मत ले लीजिएगा, अंबार मत लगा लीजिएगा इतना। पहले हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ऐसे कर करके लीजिए। देखिए, थोड़ा सा आपको हम ये सब जितना चीज बता रहे हैं ना, ये एकदम मेरा सब एकदम किया हुआ सारा चीज है। हम आपको एकदम बेस्ट चीज बता रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप 10 जगह हाथ मारे पैर मारे उसके बाद फिर आके आप निष्कर्ष पे पहुंचे। हम आपको जो बता रहे हैं आपके लिए बेस्ट है वो। हम घटना चक्र भी रिकमेंड कर सकते थे आपको। घटना चक्र में बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं है, या जो भी है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछा वही है उसमें, लेकिन अरिहंत वाले में ये सब तो है। इसके अलावा अलग अलग जो पीसीएस में क्वेश्चन जो है ना, जो आया हुआ है वो भी उसमें है। तो आपका भी तो एग्जाम का लेवल क्या है, पीसीएस लेवल ही है आपका, बीपीएससी ही तो करवा रहा है एग्जाम, तो पीसीएस लेवल का ही है। तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। आपको सैंपल के तौर पे हम कल आपके लिए वो ले आएंगे किताब, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। अरिहंत वाला हम ला के आपको दे देंगे। हिस्ट्री या साइंस दोनों में से कोई एक इतना मोटा है तो हम कोई एक ला के आपको दिखा देंगे सैंपल में, आपको अच्छा। ठीक है, हम हिस्ट्री ही ले आएंगे। हमसे, रुक जा, पब्लिशर का नंबर ले लीजिएगा, कॉल कीजिएगा उसको, ठीक है ना। चलिए लिखिए, 1739 में अलवर्दी खान बंगाल की गद्दी पर बैठा। अलवर्दी खान, इसको अलवर्दी भी बोलते हैं, अलीवर्दी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। अलवर्दी खान, अलीवर्दी खान दोनों बोलते हैं। 1700, हाँ देखिए, बहुत सारा किताब में लिखता है कि 56 में बना, क्योंकि उसके बाद हम आपको एक बता दे रहे हैं फैक्ट, 1739 में वो बना, उसके बाद दावेदार यही था, ठीक है ना। अरे रुकिए रुकिए ना, पहले दावेदार यही था मतलब पॉलिटिकल पावर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारा किताब में ये चीज लिखा हुआ है, बहुत सारे किताब में, कि ये 56 में गद्दी पे बैठा, ठीक है ना, 1756 में। और बीच में जो है ना, ये पॉलिटिकल डोमिनेंस का काल था, इसमें बहुत सारा मतलब रीजनल लेवल का जो राजा था ना वो सब आया। तो आप बस इतना मानकर चलिए कि अलीवर्दी खान जो है ना, ये भाई साहब 1739 में गद्दी पे बैठा, ठीक है। आप इसको लिखिए, बाकी किताबें पढ़िएगा, कुछ अलग फैक्ट होगा तो बताइएगा हमको भी। हाँ मतलब, अरे 39 40 सेम है भाई आप, ठीक है। अब 39 और 40 में बैठा, इतना एक्यूरेसी आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। आपसे ये पूछ सकता है कि इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा, उसके समकालीन कौन था, ये सब पूछ सकता है, ठीक है ना। गद्दी पर बैठा। अब एक चीज समझिए, जैसे ही ये गद्दी पे बैठा ना अलीवर्दी खान, तो मराठाओं ने क्या किया, इस पे आक्रमण किया, मराठाओं ने। और आपको ये चीज पता है कि अलीवर्दी खान ऐसे ही गद्दी पर नहीं बैठ गया, दावेदार और भी लोग थे। लेकिन जो जगत सेठ थे ना, जो आपको बताए थे कि जगत सेठ कौन थे, जो वहां के ट्रेडर थे, जो बिजनेसमैन थे, तो जगत सेठ ने इसको मदद किया बनने में।
और जगत सेठ का इसमें फायदा क्या था कि जो भी नवाब वो अपने हिसाब से बनाएगा, तो अपने हिसाब से वो जितना भी व्यापार का जो भी मतलब नीति है ना, वो अपने अनुकूल उसको कर लेगा। जगत सेठ कोई आदमी नहीं है, जगत सेठ एक इंस्टीट्यूशन है। वो नोबल का जगत सेठ एक संस्था है जिसमें बहुत सारा अमीर अमीर आदमी है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग नॉर्मल बोलचाल का भाषा में बोलते हैं जगत सेठ। जगत सेठ वेयर द पर्सन हु वेयर कमांडिंग द रेवेन्यू एज वेल एज द फाइनेंशियल पावर ओवर बंगाल। दे वेयर द टॉप मोस्ट ट्रेडर्स ऑफ बंगाल। मतलब आप समझ लीजिए कि राजा को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला। अभी इंडिया में सबसे अमीर आदमी लोग कौन है? अडानी, अंबानी, बिरला, ये सब है ना। उसी तरीके का तो इन लोगों का एक संगठन अगर बन जाए आज के डेट में, तो वो हो जाएगा जगत सेठ। तो वैसा ही अमीर अमीर आदमी लोग का है ना, वो पूरा का पूरा है। आज के डेट में आपको एक चीज और बता रहे, कभी आप अगर बंगाल जाइएगा ना, बंगाल जैसे ही हुगली नदी आप क्रॉस कीजिएगा, वहां पे आपको लाइन से एकदम ट्रेडर दिखेगा, ठीक है ना। बैनर्जी ट्रेडर्स, ठीक है, चटर्जी ट्रेडर्स, जितना भी एक से एक आदमी लोग है वहां पे। और वहां पे कम से कम बता रहे हैं आपको, नहीं तो नहीं, कम से कम 10,000 ट्रेडर है बंगाल में, वही हुगली नदी के उस पार। और उन सब का जो माल वाल होता है ना, सब वही हुगली नदी से आता जाता है, ठीक है। आज भी अगर आप बंगाल आप जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है ना, हुगली नदी के उस पार इस पार भी, उधर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मर्चेंट्स है। मर्चेंट्स का मतलब आज भी बहुत अलग अलग लेवल पे काम करता है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे, ठीक है ना। उन लोगों का आज भी ट्रेड रूट जो है ना, इम्पोर्ट करवाता है माल। एक रिसेंट में एक मेरा दोस्त है, उसको एक बाइक खरीदना था, ठीक है ना, फॉरेन डुकाटी का बाइक है, यहाँ पे इंडिया में मिल नहीं रहा था। मुंबई, उसके पास दो ही ऑप्शन था, मुंबई और कोलकाता। मुंबई में या तो इंपोर्ट करवा सकता था या तो कोलकाता में। और इसमें बहुत नौटंकी था, इसमें पेपर देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, 10 तरह का चीज है। कोलकाता का एक ट्रेडर बोला कि इतना पैसा जमा कर दीजिए, 10 दिन के बाद आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगा। मतलब उसका सिर्फ पकड़ इंडिया के बिजनेस पे नहीं है, उसका इंटरनेशनली भी पकड़ बहुत ज्यादा है। जर्मनी से वो फिर इंपोर्ट करवाया, 17-18 लाख रुपया का बाइक था, ठीक है ना। उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, 1 लाख रुपया कमाया वो, लेकिन लाके दे दिया, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज है इंटरनेशनली। जैसे आप सूरत की बात अगर करें, गुजरात में, पूरे दुनिया में जितना भी आपका जो डायमंड कटर्स है ना, डायमंड कटिंग जो करता है, उसका 97% लोग जो है ना, गुजराती है। दुनिया में अगर मान लीजिए 100 आदमी हैं जो डायमंड कटिंग जानता है, उसमें से 97 वो गुजराती है। 97, इतना मोनोपोली है। पूरे दुनिया में जितना भी बड़ा डायमंड का बिजनेस होता है, वो इंडिया से होके गुजरेगा, या इंडियन आदमी से होके गुजरेगा। अमित शाह जो आप देख रहे हैं ना, होम मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा आदमी है वो, 10-15 हजार करोड़ का मालिक है। क्या बिजनेस है? डायमंड। डायमंड के साथ और भी बहुत सारा चीज है, डायमंड का इसका बिजनेस है, ठीक है ना। और गुजरात में ऐसे बहुत लोग हैं। अभी एक गुजरात में सबसे बड़ा एक कार्यालय बना है ना, एक ऑफिस बना है सबसे बड़ा, उसका नाम हम भूल रहे हैं, कुछ है, इंडिया का सबसे बड़ा है। अभी अमेरिका उससे ही बड़ा हो गया, पेंटागन से ही बड़ा है। हाँ ठीक है, तो पेंटागन से बड़ा है मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा हो गया। पेंटागन जो है अमेरिका में, वो सबसे बड़ा भी ट्रेडिंग सेंटर है, उससे भी बड़ा बना दिया है। और वहां पे सिर्फ ट्रेड किसका होगा? डायमंड वुमेंड हीरा जो है ना, इन सब का ट्रेड होगा। तो हमारा मोनोपोली शुरू से रहा है चीजों को के ऊपर, लेकिन क्या हुआ है, समय के साथ साथ हम लोगों का जो डिक्लाइन हुआ है, वो अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों में वर्चस्व हम लोग बनाए हुए हैं। समझ पा रहे हैं? आज भी पूरी दुनिया में जितने भी कंपनी चाय बनाती है ना, टी, जितनी भी कंपनी है, उसमें इंडियन कंपनी का मोनोपोली है। इंडियन जो कंपनी है, उनका बोलबाला है उसमें, ठीक है ना। टॉप प्रायोरिटी में और टॉप मतलब रेवेन्यू जो मतलब कमाते हैं ना, उसमें इंडियन कंपनी सबसे ज्यादा है। इंडियन कंपनी में जैसे टाटा टेटली चाय पिए होंगे आप, है ना, ब्रुक बॉन्ड जो है, ये सब बहुत सारा है कंपनी, और इंडियन ब्रांड लीड करता है इन सब चीजों को, ठीक है ना। चलिए आगे आगे बढ़े। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई, किसकी? अलीवर्दी खान की। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के उपरांत, इसके मृत्यु के उपरांत
सिराजू दौला, सिराजू दौला, इसके मृत्यु के उपरांत सिराजू दौला, सिराजू दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, बंगाल की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब देखिए अलवर्दी खान की दो बेटी, मतलब उसकी दो बेटी के बीच में विवाद था। एक का मतलब बड़ी वाली बेटी का नाम क्या था, घसेटी बेगम, वो चाह रही थी उसका उसका पकड़ बने बंगाल के गद्दी पे सिंहासन पर। और छोटी वाली बेटी का बेटा कौन था, सिराजू दौला। सिराज थोड़ा सा क्या है ना, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव था। अब इन दोनों के बीच में अलवर्दी सॉरी सिराजू दौला और घसेटी बेगम, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा था गद्दी को लेकर। तो आपको पता है कि गद्दी के साथ साथ जो बंगाल का नवाब है, बिना जगत सेठ के बिना ट्रेडर्स के कुछ था। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिलेमा बना। पॉलिटिकल डिलेमा क्या बना, राजनीतिक थोड़ा सा संकट यहाँ पे उत्पन्न हुआ। राजनीतिक संकट ये उत्पन्न हुआ कि घसेटी बेगम और अलवर्दी ये आपका सिराजुद्दौला, इन दोनों ने जगत सेठ का हेल्प लिया। अब जगत सेठ यहाँ पे जो लोग थे, जितने लोग भी थे जो नोबल्स थे जगत सेठ, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने अपना समर्थन घसेटी बेगम को दिया और कुछ लोगों ने अपना समर्थन सिराजुद्दौला को दिया। अब देखिए बोलता है कि सिराजुद्दौला जो है ना, बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है कि सिराजुद्दौला ने जगत सेठ को इतना अच्छा ऑफर किया सपोर्ट के लिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से पॉलिटिकल संकट तुरंत खत्म हो गया। लगभग जो 2/3 सपोर्ट किसके पक्ष में आ गया, सिराजुद्दौला के पक्ष में आ गया, और यहीं से पॉलिटिकल संकट खत्म हुआ और फिर सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। अब एक चीज याद रखिए, कोई भी आदमी पॉलिटिकल डोमिनेंस जिसका ज्यादा होगा, जो गद्दी पे बैठा है और बहुत ज्यादा षड्यंत्र करके गद्दी पे बैठा है, तो वो बहुत ज्यादा क्रूर शासक हो जाता है। ठीक है ना, जैसे एक बलबन के बारे में आपको जो हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है ना, इसके बाद बलबन से पहले कौन था आपका, एक तो आपका इल्तुतमिश था, उधर गुलाम वंश का, है ना। आप एक और चीज देखिएगा, खिलजी वंश जो है ना, उसमें अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये जो भी लोग हैं ना, जो षड्यंत्र बहुत ज्यादा जानते थे, ये एकदम अच्छे शासक और क्रूर शासक बन के उभरते हैं। अलवर्दी खान सॉरी ये जो सिराजुद्दौला जब शासक बना ना, तो इसके सामने समस्या बहुत ज्यादा था। सिराजुद्दौला शुरू से चाहता था कि क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूरे इंडिया में फैल रहा था धीरे धीरे, मराठा एक बार पहले प्लंडर कर चुका है, लूट मार कर चुका है ना, तो ये अपना सिक्योरिटी चाहता था। कौन, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को लगा कि फ्रेंच से हम लोग डायरेक्टली अगर कोई समझौता चाहे तो कर सकते हैं, और ना भी चाहे तो भी हम लोग एक दोस्ती के नाते बहुत सारा चीज कर सकते हैं। अब क्योंकि नवाब था और उस समय ब्रिटिशर्स जो था बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा पावर, वो तो ट्रेड का था ना, पलासी के बाद उसका क्या होगा, थोड़ा सा एक मतलब एक्टिव हो जाएगा ब्रिटिशर्स। दो चीज यहाँ पे हुआ, दो चीज जो समझने वाली चीजें हैं। पहला, ये थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, पावरफुल बना के भी रखा था, क्योंकि इतना ज्यादा षड्यंत्र के बाद आया था तो सबके ऊपर कमांड था। जगत सेठ भी इसके पक्ष में थे, और जगत सेठ कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी कॉम्पिटिटर मेरा यहाँ पे आए। ब्रिटिशर्स को परमिशन पहले से मिल चुका था फारूक शियार के समय, है ना, तो वहां पे उन्होंने फोर्ट वगैरह बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। चारनॉक ने वहां पे फोर्ट विलियम बनाया। हुआ क्या कि फोर्ट विलियम में जब फोर्टिफिकेशन हो रहा था, फोर्टिफिकेशन मतलब वहां पे आर्मी वार्मी जब ब्रिटिशर्स रखना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके दीवार पे ना बंदूक टांग के रखा हुआ था। कौन, ब्रिटिशर्स। तो सिराजुद्दौला को इस चीज के बारे में पता चला, सिराजुद्दौला को इस चीज के बारे में पता चला कि एक तो फोर्ट भी बना लिया है वहां पे, अपना सेना भी बना लिया है, और सेना बनाने के बाद वो क्या किया है, उसमें बंदूक भी टांग के रखा है। तो सिराजुद्दौला बोला कि इसको हटाओ, प्यार से इसको हटा दो, ये सारा चीज जो है ना सही नहीं है, इसको हटा दीजिए। और जब इसको हटाने का बात किया गया तो ब्रिटिशर्स थोड़ा सा इग्नोर कर दिया इस चीज को, और इसको ईगो में कौन ले लिया, सिराजुद्दौला। उसके बाद सिराजुद्दौला क्या किया, 146 ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, बाकी लोग मर गए थे। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लैक हॉल त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी।
और यहीं से जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स बहुत कमजोर फील किए, क्योंकि यार ब्रिटिशर्स को पहली बार कोई इस तरीके से मतलब क्रूरता वो लोग मतलब बाद में इतना जो क्रूर हुआ ना, यहीं से हुआ। उसी समय मद्रास में एक आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ऐसे ही आपको हम बोले थे ना, रॉबर्ट क्लाइव आया नहीं था, उसको लाया गया था। तो बंगाल में जब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ ना, तो ब्रिटिशर इससे बहुत ज्यादा सहम गया। तो ब्रिटिशर्स को एक अच्छा सेना नायक का जरूरत था, और वहां से फिर क्या किया, मद्रास से कमेंट इसमें ऑन कर दीजिएगा जरा। हाँ, check। तो ये जो है ना, मद्रास से उसको बुलाया गया, और जब उसको बुलाया गया उसके बाद का कहानी आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आया, उसके बाद क्या हुआ। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले आया, सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ को, उसको पता है कि हम डायरेक्ट इससे लड़ नहीं सकते, तो उसने करना स्टार्ट किया षड्यंत्र। और पहला षड्यंत्र ये किया कि सिराजुद्दौला जो है, इसका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर और कुछ जगत सेठ्स जो थे, उसको क्या किया ना, एक अच्छा ऑफर किया। दूसरा चीज क्या है, एक और चीज थोड़ा सा बैक में जाते हैं। ब्रिटिशर से थोड़ा सा इसलिए भी परेशान था, मतलब सिराजुद्दौला इसलिए भी थोड़ा सा मतलब गुस्सा था, क्योंकि पहले राजा के सामने कोई भी ट्रेडर आता था ना, तो एक नजराना लेके आता था, एक गिफ्ट वगैरह कुछ भी। तो ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं किया, जब ये गद्दी पे बैठा तो ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई नजराना, कोई पेशकश नहीं किया गया कि आप बने हैं तो ग्रीटिंग्स होता है ना, कोई मंत्री बन गया फूल लेके पहुंच गया आप। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता। तो इसके दिमाग में आ जाता है कि कभी ना कभी तो तुमको नाप देंगे हम, तुम नहीं आया इसका मतलब मेरे नवाब बनने से तुम खुश नहीं है। तो इसी चीज का फिर बाद में उसने बदला लिया। खैर, जब उसके बाद वो आया, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही एकदम आप बोल सकते हैं इलाइट क्लास का आदमी है। अगर ब्रिटेन के नजर से आपको देखना है ना, तो आपको लगेगा भाई एकदम माय डियर आदमी है ये। जिस तरीके से मतलब ऐसा एक स्ट्रांग राजा है जिसका पैसा के ऊपर कमांड है, ब्रिटिश को एक बार धूल भी मतलब चटा चुका है, और ब्रिटिशर्स को मार भी दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऐसा शासक कितना मतलब खतरनाक शासक होगा। और रॉबर्ट क्लाइव आकर ऐसे शासक के विरुद्ध में एक षड्यंत्र मतलब कर देना, और उसके बाद उस बैटल में उसको हरा देना, कितना बड़ा बात है, छोटा बात नहीं है। मतलब आप ही के घर में घुसा, आपका बेटा को आपके खिलाफ भड़का दिया, बेटा बाप को मार दे रहा है, ठीक है ना। मतलब आप समझिए। और उसका जो मीर जाफर जो है ना, उसका बहुत लॉयल आदमी है सिराजुद्दौला को। आप हल्के मत लीजिए उसको, उन लोग दोनों का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बोल के इसके दिमाग में डाला होगा, ये समझना बहुत मुश्किल है। जगत सेठ, पैसा कभी इन लोग को ब्रिटिशर को खुद से कुछ नहीं लगाना पड़ा। जगत सेठ को भी बोला कि आपको हुगली के उस साइड वाला पूरा एरिया आपको दे देंगे, और सिर्फ यहाँ मत देखिए बंगाल में, आपको हम वहां मद्रास में भी आपका ट्रेड मतलब करवाएंगे, यहाँ भी करवाएंगे, बॉम्बे में भी करवाएंगे, आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो कुछ जगत सेठ जो है पॉलिटिकली किसके साथ आ गए, अंग्रेजों के साथ आ गए। और उसी के बाद आपको पूरा कहानी पता है, पलासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला बोला आक्रमण, सब फोर्स इसी की तरफ मुड़ गया, बोला नहीं हमको नहीं मारना, बोला नहीं आप ही को मारना है, ठीक है ना, अगला नवाब है हम, ठीक है। इस तरीके का पलासी में, हाँ पलासी में ही, और पलासी के युद्ध में ही ये सारा चीज हुआ। और पलासी के युद्ध होने के बाद सिराजुद्दौला को बुरी तरीके से मार भी दिया गया। और उसके बाद गद्दी पे किसको, देखो ब्रिटिशर जो भी अपना वादा करता है उसको थोड़ा समय के लिए तो निभाएगा, क्योंकि उसको पता था कि भाई देखो आज अगर एक बार, सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स का गेम पता है क्या है, उसका गेम प्लान सबसे बड़ा क्या है, ट्रस्ट। पूरा का पूरा उसका नौटंकी जो है ना, ट्रस्ट और षड्यंत्र के ऊपर चल रहा था। आजकल बहुत सारा रील्स देखते होंगे, ट्रस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, चीप पीपल कांट अफोर्ड, बहुत सारा जिस टाइप का आप देखते होंगे। ब्रिटिशर्स इस चीज को बनाकर रखा, अगर वो आपको वादा किया है, भले 10 दिन के लिए आपको नवाब बनाएगा, लेकिन आपको बनाएगा। अगर वो आपको ये चीज का वादा कर दिया है, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया था मुस्लिम्स के लिए, उसको दिया। आपके ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो था उसको भी दिया। वो तो बाद में, वो तो हटाया बाद में ना, पहले तो बना दिया उसको, और बनाने के बाद बोला कि बेटा देखो पैसा हमको इतना चाहिए, तुम नवाब है, ठीक है ना। अब जो नवाब कठपुतली वाला दौर पे आएगा, उसको तो पता है ना आज बनाया है कल हटा भी देगा। इसी के बाद से तो उसको क्या बोला जाने लगा,
अरे उसको तो बोला ही जाता है, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स को बोलना स्टार्ट हो गया गेम चेंजर, है ना, किंग मेकर बंगाल का। जिसको चाहता था वो क्या करता था, राजा बना देता था। तो मीर जाफर को बनाया तो स्टार्टिंग में तो उसको बड़ा मजा आया। अब राजा का आप मतलब एक राजा बना दिए हैं और राजा को आप बहुत ज्यादा उसमें क्या कर दिए हैं, उसको बहुत तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं, पैसा को लेकर, ये करके पावर को, फोर्स को लेकर 10 तरह का चीज कर रहे हो, अपना मनमानी कर रहे हैं। तो राजा तो इससे गुस्सा होगा ना। तो यहीं से फिर एक दौर चला बंगाल में, कठपुतली शासकों का दौर, जो कि चलाया ब्रिटिशर्स। बाद में रॉबर्ट क्लाइव को ये चीज लग गया कि भाई देखो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद ये लोग समझ गया कि ऐसे चलने वाला नहीं है। हम लोग को फिर इलाहाबाद का संधि किया 2 बार। संधि करने के बाद इन लोग क्या किया, इन लोग को एक समय के बाद देखिएगा ना, बंगाल का पूरा क्या ले लिया, पूरा का पूरा अधिकार अपने पास रख लिया कि कोई नवाब वो आप किसी का कोई जरूरत। और फिर वहां से स्टार्ट हुआ गवर्नर जनरल का काल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल या आप बोल दीजिए वाइसराय। फिर वहां से एक प्रक्रिया चलता रहा। मतलब पहले सारा चीज किया कि राजा वाजा जो है, देखिए राजा पहले बनाया मीर जाफर को। मीर जाफर को जब बनाया तो मीर जाफर के खिलाफ भड़काया मीर कासिम को, मीर कासिम के साथ और भी जगत सेठ को। मतलब ये पहले षड्यंत्र बोलते हैं ना, फूट डालो और राज करो। तो ये आप ही के बीच में फूट डाल दिया। और इंडियन आदमी इतना बेवकूफ, इतना गधा कि इसको समझ में नहीं आया कि एक मामूली सी कंपनी, आपको पता है मात्र 30-35 हजार ये लोग था ब्रिटिशर्स, 40 करोड़ पे राज करके गया है। कितना शर्मनाक बात है। पता है एक ही चीज की वजह से, क्योंकि हमारा यूनिटी सब साथ में था। आज आप जो ST SC OBC और जनरल जो आज आप करते हैं ना, ये हम लोग का देन है ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कास्ट सेंसस किया 1900 समथिंग में। उस कास्ट सेंसस में उसने क्या किया ना, कास्ट सेंसस वो किस लिए किया, बताने के लिए कि आपका जनसंख्या ये है, आपका ये है, आप इस तरीके से कीजिए। लेकिन उसका रियल मोटिव क्या था कि आपको कास्ट में बांट देना। हम लोग बड़ा खुश थे, एकदम खुशी का लहर दौड़ पड़ा हम लोग पे। अब जब कास्टिज्म आया तो मुस्लिम को हिंदू से अलग किया, हिंदू से अलग किया 57 की लड़ाई के बाद, क्योंकि उसको पता है दोनों मिलकर लड़ा है। तो इसीलिए सबसे पहले वो क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल के 1905 में, 5 में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को क्या कर दिया, कौन किया, लॉर्ड कर्जन, क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब ऐसे करके क्या किया, हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने का पहले किया। तो उससे उसका काम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि उस समय के लीडर पढ़े लिखे थे, जाहिल नहीं थे। उनको समझ में आता था सारा चीज, सब विदेश उदेश से पढ़ के आया हुआ आदमी लोग था। तो उसको लगा कि इसमें से काम नहीं बनेगा। फिर उसने एक कास्ट सेंसस करवाया और सारे धर्म का अलग अलग जो कास्टिज्म है ना, राजपूत है, राजपूत में 50 गो है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण में 10 गो है, तिवारी है, उपाध्याय है, द्विवेदी, त्रिवेदी, है ना, त्रिपाठी, सब है। तो ऐसे कर करके सबको बांटा और सबको लगा कि हम लोग अपना सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन वो हमारी यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया। इसी पॉलिसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना, फूट डालो और शासन करो, ठीक है ना। तो यही चीज हुआ, पूरा आपको दिमाग में छप गया जिस तरीके से बताएं। आगे लिखिए अब तब। सिराजुद्दौला के बाप, अरे बाप बेटा से लेना देना नहीं है भाई, गद्दी के ऊपर बात हो रहा है। देखो सिराजुद्दौला जो है ना, उसका बाप नहीं है ये, उसके मतलब क्या नाम है उससे, इससे पहले अलवर्दी खान है ना, अलवर्दी खान इसका नाना हुआ, ठीक है ना। हाँ मतलब उसका, अलवर्दी खान इसका नाना हुआ। अलवर्दी खान जो है, इसकी 2 बेटी जो पॉलिटिकली एक्टिव थी, ऐसे 3-4 बेटी है, राजा उजा का बहुत बेटी रहता है। पहला जो बड़ी बेटी है इसका नाम है घसेटी बेगम, दूसरा का नाम हमको कहीं नहीं मिला है, अलग अलग नाम है, कोई अंजुम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, 10 तरह का नाम है। बस आप इतना जान लीजिए ना, इसकी 2 बेटी, ठीक है ना। घसीटी बेगम का इसलिए क्योंकि घसीटी बेगम का बेटा दावेदार था, वो चाह रही थी अपने हिसाब से हम उसको कमांड करें। और घसेटी बेगम जो है और ये सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है, इसलिए घसीटी बेगम का भी नाम आपको याद रखने का जरूरत है। हाँ पूर्णिया से इसका कनेक्शन है। तो ये जो है ना पूरी तरीके से क्या है, दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।
अब उसका बाप कौन हुआ उसकी माँ से पूछ के बताएंगे। ठीक है ना, लेकिन ये जो है इसको समझना है थोड़ा, इसको क्या कीजिएगा आप, ये बस आपको पता है अलवर्दी खान कौन था, इसका नाना था, इसीलिए तो दोनों के बीच में युद्ध। बेटा अगर कोई होता लायक, बेटा अगर कोई लायक होता तब तो वो एकदम वंशानुगत चलता, बेटा कोई लायक था ही नहीं, तभी ना इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये चीज था। ठीक है, और यहीं से कहानी फिर स्टार्ट हुआ, लिखिए इसको। सिराजुद्दौला का अपने परिवार में घसीटी बेगम, घसीटी बेगम इसकी मौसी हुई, अरे सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार के, सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार के घसेटी बेगम, घसीटी बेगम ब्रैकेट में मौसी लिख लीजिए, से विवाद था, से विवाद था। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार के घसीटी बेगम ब्रैकेट में मौसी, मौसी लिख देंगे तो खराब लगेगा थोड़ा, है ना, आप लिख लीजिए मौसी के साथ विवाद था, साथ ही अपने पड़ोसी के या अपने पड़ोस के राज बल्लभाचार्य, साथ ही अपने पड़ोस के राज बल्लभाचार्य राज बल्लभाचार्य, ठीक है ना, इससे भी विवाद था। आपको ये चीज पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका जो है ना सिराजुद्दौला का विवाद एक तो घसीटी बेगम के साथ था, और पड़ोस का एक राजा था, उसका नाम क्या था, राज बल्लभाचार्य। घसीटा बेगम और राज बल्लभाचार्य जो है, ये दोनों जो है ना, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक कोलिजन बनेगा, ये लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करेगा, लेकिन इस षड्यंत्र रचने के बाद भी जगत सेठ का जिधर इंटरेस्ट रहेगा सरकार उधर बनेगा, वही नवाब बनेगा, क्योंकि सरकार, जगत सेठ जो है ना सबसे सेल्फिश आदमी है दुनिया का। जगत सेठ को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। जगत बोलता है ना, व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई धंधा नहीं होता है, सब धंधा उसके लिए बराबर है। तो उसके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि गद्दी पे जो बैठेगा वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। अगर घसीटी बेगम आएगी तो राज बल्लभाचार्य, उसका मित्रता उसके साथ बहुत अच्छा से रहेगा, और जब उसके साथ रहेगा तो इंटरेस्ट जो होगा ना जगत सेठ का बंगाल में भी बिगड़ेगा, क्योंकि राज बल्लभाचार्य का इंटरेस्ट क्या है बंगाल में, उसका कोई इंटरेस्ट होगा तब ना, तो उसका इंटरेस्ट ये है कि वो अपना ट्रेड वहां से यहां तक क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, उसको कुछ ना भाई बिना मतलब के कोई बीच में नहीं आएगा जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं दिखे। ठीक है ना, आज मोदी जी अगर भूटान जा रहे हैं, आज मालदीव जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट होगा। आज मतलब ट्रम्प मोदी मोदी चिल्ला रहा है तो कुछ उसका इंटरेस्ट है। ठीक है ना, सारा चीज मिला जुला कर, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जगत सेठ इन सब चीजों से क्या था, थोड़ा सा सहमा हुआ था, और इसीलिए जगत सेठ में ज्यादातर जगत सेठ ने क्या किया, अपना सपोर्ट सिराजुद्दौला को दिया, और उसके मदद से वो बन गया। ठीक है ना, और सिराजुद्दौला जब बना, ब्रिटिशर्स को इसके खिलाफ भड़काया कौन, जगत सेठ। जगत सेठ कभी नहीं चाहता था मेरा कोई कॉम्पिटिटर आए, और जगत सेठ ने ही सारा चीज कान भरा कि वहां पे फोर्ट विलियम में देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, फोर्ट विलियम में क्या कर, बंदूक रखा हुआ है, सरकार आपके राज्य में बंदूक। बोला ऐसा बात है, चलो जाके चेक करते हैं, चल गया चेक करने, देखा तो सच में 4 5 को 10 को बंदूक रखा हुए है। तो बोला कि बाबू इसको हटा दो, तो ये लोग इग्नोर कर दिया कि तो हम अपना शो के लिए लगाए हुए ये वो करके। और उसको भी भड़काने वाला कौन, जगत सेठ, कि मालिक आपका बात नहीं मान रही, मामूली बाहर से विदेश से आके आपके बंगाल में आके एगो तो घर बना लिया फोर्ट विलियम, बनाने के बाद इतना सारा चीज किया और आपका बात भी नहीं कर रहा है। और नवाब को कोई अगर उसका देना कि आप क्या हैं, और भाई आपका बात नहीं मान रहा, इसका औकात क्या आपके सामने, बस इसको ले लिया ईगो में, बोला सबको रूम में बंद करो,
और एक छोटा सा रूम में 146-47 आदमी को बंद कर दिया। ठीक है ना। ब्रिटिशर्स इसको आज भी, बहुत सारा ब्रिटिश राइटर हैं, ठीक है ना, एक स्मिथ भी है, उन्होंने भी ये चीज लिखा है कि ये ब्रिटिशर्स जो है ना, इतना इन सब चीजों का ब्रिटिशर्स को आदत है नहीं। कोई नवाब इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स को इस तरीके का सजा दे दे कि ब्रिटिशर घुट के मर जाए, भाई साहब ये तो गलत बात है यार। ब्रिटिशर्स इसको दिल पे एकदम एकदम जमा के रखे हुए था कि बेटा तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन तुम्हारे ही खिलाफ, तुम्हारा ही आदमी से अगर तुमको नहीं मरवाए तो हमारा नाम भी ब्रिटिशर्स नहीं। और यही चीज हुआ पलासी के युद्ध में, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी चीज तकलीफ जो होता है ना किसी को भी, वो अगर आपके सामने बयां कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज अंदर से घुटने लग जाती है। तो ब्रिटिशर्स के साथ बंगाल में यही हो रहा था, और ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि हमारे पास कोई वैसा सेना नायक है ही नहीं। जब वैसा कोई मतलब सेना नायक काबिल है ही नहीं, तब इन्होंने फिर मद्रास से हेल्प मांगा कि चाचा हमारे साथ बहुत गलत हुआ। पूरा ब्रिटेन लंदन तक बात पहुंच गया कि भाई ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गया यार, एक शासक जो है वो इस तरीके से कर दिया, तो एक डर का माहौल भी बना। और ये जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव फिर आया बंगाल, और आने के बाद फिर अपना पूरा का पूरा षड्यंत्र किया, और उसके बाद सिराजुद्दौला को हटाया। आगे लिखिए। इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने, इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने, इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल, अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाया, बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाया, किला बनवाया। एक नोट डालकर लिख लीजिएगा, बंगाल में स्थित फोर्ट विलियम किला, बंगाल में स्थित फोर्ट विलियम किला फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी, प्रधान अधिकारी रॉजर ड्रैक, प्रधान अधिकारी किसको बनाया गया? रॉजर ड्रैक। हम एक जॉब चेरनॉक का बात किए थे लास्ट क्लास में, वो फोर्ट बनवाने वाला व्यक्ति था जो बनवाया, लेकिन जो अधिकारी बनवाया गया ना, उसका अधिकारी किसको बनाया गया? रॉजर ड्रैक को बनवाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रैक को अधिकारी बनवाया गया। रॉजर ड्रैक को बनवाया गया। ठीक है, आगे लिखिए। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया, सिराजुद्दौला ने अचानक किले पर हमला कर दिया, किले पर हमला कर दिया। और वहां से 146 लोगों को पकड़ के, और वहां से 146 लोगों को पकड़ के, वहां से 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के चंदनगर, कलकत्ता के चंद्र नगर, कलकत्ता के चंद्र नगर नामक स्थान पर एक, चंद्रनगर नामक स्थान पर एक घर के कमरे में, चंद्रनगर नामक स्थान पर एक घर के कमरे में, एक कमरे में
कैद कर दिया, कैद कर दिया कितना लोग था, मरा कितना लोग, 123 लोग बचा, 123 लोग मर गया। तो लिख लीजिए कैद कर लिया जिसमें लोगों की कुल संख्या 146 थी, जिसमें लोगों की कुल संख्या 146 थी, 146 थी, जिसमें मात्र 23 लोग ही जीवित बचे, जिसमें मात्र 23 लोग ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना को इस घटना को इस घटना को काल कोठरी त्रासदी ब्रैकेट में ब्लैक होल त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस घटना की जानकारी, इस नोट दे के लिख लीजिए, इस घटना की जानकारी, इस घटना की जानकारी हॉर्न बेल नामक इतिहासकार ने, हाँ, हॉर्नबेल नामक इतिहासकार ने दी, हॉर्नबेल नामक इतिहासकार ने दी। ठीक है ना, आगे, हाँ, क्या तिथि लिख लीजिए, कौन सा तारीख था, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को हुआ। कल यही इंसिडेंट, ब्लैक होल त्रासदी की घटना 20 जून 1756 को हुई। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो घटना हुआ, इस घटना से ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको भी प्रॉब्लम था, जगत सेठ जो थे इनको भी लगा कि हम आज इतना ज्यादा इसको प्रेशराइज कर दिए, ये इस हद तक चला गया, कल के डेट में अगर जगत सेठ कुछ ऐसा नौटंकी करेगा और राजा पावरफुल हो गया तो कल तो हम लोग भी सेफ नहीं है, है ना। तो इससे थोड़ा सा डर का माहौल हो गया जगत सेठ और भी व्यापारी लोगों में, और राजा तो अपने आप को दिखाई रहा था, लेकिन इनका राजा का जो है ना आसपास में बहुत ज्यादा मतलब हो रहा था कि तुम निहत्था पे हाथ चला दिया, लोगों को मतलब मार दिया, ऐसे तो राजा का थोड़ा सा बेइज्जती हो रहा था। तो इस चीज को सही करने के लिए एक समझौता किया गया सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। उसी समझौता का नाम है अली नगर का समझौता। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिए। ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल त्रासदी के बाद, ब्लैक होल त्रासदी के बाद अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला, अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला, अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। अलीनगर की संधि संपन्न हुई। अब देखो पीस जब बात हुआ, ये समझौता हुआ ना, तो बोला कि
जिसका भी जितना नुकसान हुआ है, जो भी लोग मरा, उसको कुछ कंपनसेशन दे देंगे, राजा की तरफ से बोला गया, सिराजुद्दौला के तरफ से। और बोला कि एक शांति समझौता है ये, अंग्रेज और बंगाल का जो नवाब है, इन दोनों के बीच में क्या है, शांति का। ब्रिजेश क्या क्या लिख रहा है भाई ये? अच्छा, पिक्चर रुक गया था। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ऐप में ग्लिच आ रहा है, या लिंक में कुछ नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। एक बार साउंड आ रहा है कि नहीं, जरा सा चेक करके बताइए। क्या चीज? किसको? कैसे कर देता बंगाल से बाहर? भाई नवाब है वो, ऐसे कैसे बाहर कर देगा? ब्रिटिशर्स को उस समय तक फोर्स रखने का अधिकार बहुत सिर्फ एक ही पक्ष के लिए मिला था, कि उसका जो भी ट्रेड हो रहा है ना, जो व्यापार हो रहा है, तो आपको बस इतना ही रखना है अपना सेना, जो आपके ट्रेड या व्यापार को प्रभावित होने से बचाए। कुल 100 गो आदमी होगा या 500 आदमी होगा ब्रिटिशर्स का, सिराजुद्दौला के सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक था। कैसे कर लेगा? कैसे बाहर कर देगा? अरे तो फारूक सियार का फरमान था ना भाई, क्या बात। ऐसे देखे, ऐसे थोड़े होता है। ऐसे तो भाई, ऐसे तो मान के चलिए, ज्यादातर जो विवाद होता है जमीन जायदाद का, ऐसे पिताजी के मरने के बाद ही होता है। मरने के बाद अगर कभी आपके भाई बोल देना कि पापा गए, जमीन गया, दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए, थोड़ा समझने का चीज है। राजा महाराजा या जो भी करता है ना समझौता, उस समझौता का आन बान शान रहता है। आपका और हमारा जुबान नहीं है, ये वंशानुगत होता है। मुगल जो शासक था, उसके परिवार, उसका पीढ़ी, इन लोग क्या होता है ना, नाम होता है कि मेरा दादा ये है, मेरा बाप ये था। आप बंगाल देख रहे हैं, बंगाल अधीन किसके है? मुगल साम्राज्य के। और 57 के समय शाह आलम द्वितीय बैठेगा, फारूक सियार उसी का पूर्वज है। आप कह रहे हैं कि उसका पूर्वज का बात अंग्रेज को हटा के उसको निकाल दें यहां से? पॉसिबल है? तब तो उसे खानदान का बेइज्जती है ना भाई। आपके पापा मम्मी दादा कुछ करके गए हैं समाज में, और आप उसको चेंज कर दीजिएगा? अभी तो कर भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास कानून है। आप थोड़ा सा एम्पावरमेंट के नाते, थोड़ा सा डेवलपमेंट के नाते ये सारा चीज कर सकते थे। उस समय राजा महाराजा का काल चल रहा है। किसी के बाप दादा पूर्वज के बारे में आप बोल देते तो दीवार पे चुनवा देता आपको। ठीक है ना? अंग्रेज गया, ये गया, इतना मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक मुगल फरमान जारी किया गया था फारूक सियार के द्वारा। उसके वजह से उन लोगों को ट्रेड करने का मौका मिला। ट्रेड करने के बाद अंग्रेज इतना चापलूस था कि ट्रेड करने के साथ साथ बोला कि सर देखिए, अक्सर हम लोग का क्या होता है ना, हुगली नदी में पुर्तगाली हम लोग को तंग करता है ना। हम लोग का जितना भी, हम तो आपको टैक्स भी दे ही रहे हैं, जो भी आपको सालाना जो रकम है वो तो आपको हम दे रहे हैं, प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आज अगर हम लोग 100 रुपये का सामान लेके जा रहे हैं और हम लोग का छीन लिया, आप भी अपना सेना से प्रोटेक्शन मतलब हम लोग को नहीं दे रहे हैं, तो राजा ये कर सकता था उस समय कि अपना सेना को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजता। लेकिन फिर तो ये हो जाता ना कि राजा की सेना इसकी गुलामी कर रही, अंग्रेजों की। आज मोदी जी थोड़ा सा अंबानी का शादी में चले गए, इंस्टाग्राम में भाई साहब एकदम पूरा रील पे रील, कि क्या जरूरत था जाने का, मोदी जी गुलाम हो गए हैं, ये हो गए हैं, अडानी का इतना माफ कर दिए हैं। आज के डेट में इतना ज्यादा बात बोला जा रहा था, उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था। समझ रहे हैं ना? उस समय तो लोग सामने मुंह पे बोलते होंगे गुलाम ये वो करके। तो ये आपके एक पॉलिटिकल डोमिनेंस का बात हो जाता है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के आने से उसको फायदा नहीं हुआ। आपको पता था ना, डच बेदार का युद्ध है ना, बेदार या बेदरा दोनों है। आपको जो पता था, अंग्रेज और डच के बीच में था। उस समय शासक कौन था? बंगाल का। और जो भी शासक उस समय था, वो तो डच के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहा था ना। बेदरा का युद्ध हुआ ही क्यों? क्योंकि बंगाल पे अपना स्थापत्य मतलब उसको क्या बोलते हैं, एकाधिकार कौन जमाना चाह रहा था? ब्रिटिश। डच भी वही चाह रहा था। तो दोनों के बीच में इसीलिए तो हुआ विवाद। अब अलवर्दी खान जब आया, उसके बाद बहुत सारा शासक आया, उसके बाद फिर आया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला
चाहता तो उसको भगा सकता था, लेकिन जो आप ब्रिटिशर्स आज जो आप 1800 के बाद देखते हैं ना ब्रिटिशर्स को, 1800 से पहले वैसा ब्रिटिशर्स नहीं है वो लोग। आप 65 से पहले उन लोग को देखिए, नवाब के सामने एकदम लेट जाता था कि महाराज जो हैं आप ही हैं। औरंगजेब जब शासक था ना, 1707 में एक चीज हुआ, 1705-6 में ब्रिटिशर, क्या चीज, उस औरंगजेब से मरने से पहले औरंगजेब पूरा कमांड किए हुए था, पहला मतलब लास्ट स्ट्रॉन्ग शासक था वो, ठीक है ना, शक्तिशाली। अंग्रेज एक गलती उस समय किया, अंग्रेज को लगा कि मुगल शासक दिल्ली में बैठा हुआ है, बंगाल में कुछ नौटंकी होगा तो हम लोग संभाल लेंगे, और ये क्या किया ना, ये मुगल फोर्सेस जो था ना उसके साथ ये लोग भिड़ गया अंग्रेज किसी चीज को लेकर। उसके बाद जो औरंगजेब का सेना इन लोग को मारा है ना, दौड़ा दौड़ा के मारा, बहुत मार मारा। तो ब्रिटिशर्स ने एक ही चीज आप सीख सकते हैं कि जब ब्रिटिशर देख लिया ना कि हम नहीं सकेंगे, कमजोर हैं, तो औरंगजेब के सामने जाकर लेट गया कि महाराज मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गया हमसे, ठीक है ना, हम तो ऐसा करना नहीं चाहते, तो हो गया, हम लोग मूर्ख हैं, आप ही बादशाह हैं, आप ही सब कुछ है, माए बाप सब आप हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर उस समय राजा महाराजा लोग था, वो लोग बोला ठीक है, सब लोग बोला कि हाँ सबक सीख गया है। तब जाके, जब तक औरंगजेब भाई साहब जिंदा रहा ना, ब्रिटिशर्स थोड़ा सा भी उछल कूद नहीं किया। जब औरंगजेब मरा उसके बाद भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया, वो इंतजार किया, पेशेंस बोलता है ना, सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशेंस। आप समझिए 1707 से लेके 57 तक लगभग 50 साल पेशेंस में गुजार दिया। 50 साल में 5 गो पीढ़ी निकल जाता है, समझ रहे, 5 पीढ़ी तक खाली इंतजार किया कमजोर होने का। और वो भी रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया क्यों, ब्लैक होल त्रासदी हुआ तब, नहीं तो और दिन वेट करता है लोग। भारतीय शासक से ये चीज नहीं हो पाता है। जो भारतीय धरती पे जिसने भी थोड़ा बहुत पेशेंस रखा, ठीक है ना, वो चाहे फ्रेंच हो, वो चाहे ब्रिटिश हो, या जो भी पावर हो, वो पेशेंस रखा। बाबर जब धरती पे आया, भारत की धरती पे आया, बाबर के पास खोने के लिए क्या था, बाप दादा मार के भगा दिया वहां से, अफगानिस्तान से, उसको तो हटा दिया था ना, चाचा वहां पे उसको बहुत मार के हटा दिया। उसके बाद ये कुछ लोगों के साथ आया, मिला, इसको लगा यार कि हम तो मर भी सकते थे, मरे नहीं। तो जब मरे नहीं तो हम लोग को करना क्या है, एक युद्ध करना है लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध, और वो था पानीपत का पहला लड़ाई। बोला कि भाई साहब हम लोग को पाने के लिए तो पूरा भारत बचा हुआ है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम अगर मर भी गए तो वैसे भी जलील वाला जिंदगी इधर उधर भटक के जी रहे हैं, तो एक बार दम से लग जाते हैं। आप लोग के साथ भी सिचुएशन सेम है, एकदम सेम सिचुएशन है, ठीक है ना, पानीपत का पहला लड़ाई वाला, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, और अगर आपको मिल गया तो फिर आने वाला लाइफ आपका सुधर जाएगा। तो आप इमरजेंसी की तरह इस चीज को देखिए, इस वैकेंसी को, ठीक है ना। आज अगर आप इमरजेंसी की तरह इस वैकेंसी को नहीं देखेंगे ना, तो फिर होगा वही, खोने के लिए कुछ बचा हुआ है नहीं, लाइफ एकदम नॉर्मल इंसान के जैसा गुजरेगा, ठीक है ना। अभी इसलिए अपने आप को चैलेंज दीजिए, आप अपने आप को चैलेंज अगर नहीं दीजिएगा ना, तो फिर यही कंडीशन रह जाएगा जो 2 बार से हो रहा है, नहीं हो पा रहा एग्जाम। मेरा सिंपल सा मानना है, अगर आपका 1 नंबर से भी नहीं हुआ है तो रिजल्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब कमी आप में है, क्योंकि होने वाला का तो हुआ ना, तो उसमें आप भी हो सकते थे। तो हम एकदम सिंपल से, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, तो भाई साहब नहीं हुआ मतलब आप वहीं पे हैं। आप आप 0.1 नंबर से हट जाइए, लेकिन लाइन के इसी पार रहेंगे आप। उस लाइन का वही मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा, और वही कट ऑफ पार कर रहा था कौन, बाबर। उसको पता था कि हमको एक बार जी एकदम जान से लड़ना है, जो हो गया सो हो गया, बाकी अपना दावेदारी करना। तो वो एक झूठ फैलाया कि हम तो बस ऐसे ही अफगानिस्तान के हैं, हम निकल लेंगे, और मिल के बोला कि भाई हम तो कोई दावेदारी करेंगे नहीं, हम आपके तरफ से लड़ेंगे, उसको हराएंगे, निकल लेंगे। लेकिन जब वो जीता तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आया कि भाई साहब हम तो ये कर सकते हैं। जब इब्राहिम लोदी जो है इसको जब हरा सकते हैं, तो ये सब आसपास का ये सब है क्या, ये सब कौन गाजर मूली है। उस समय का मुगल शासक, उस समय का जो मतलब शासक था दिल्ली सल्तनत में, लोदी वंश का जो सबसे स्ट्रांग था, जब भाई हम सबके बाप को हरा दिए तो बेटा क्या चीज है। तो फिर उसके बाद अपना दावेदारी वो किया
कि नहीं बेटा अब तो आसानी से नहीं जाएंगे, अब तो हम जीत भी गए हैं, कॉन्फिडेंट भी हाई है, और कॉन्फिडेंट हाई होने के साथ साथ मेरे पास आर्मी भी है, तो इतना आसानी से तो हम नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर जब एक युद्ध हुआ ना राणा सांगा के खिलाफ, तो उस समय वो पहली बार जिहाद का बात किया। जिहाद, हाँ मतलब खानवा का युद्ध में जिहाद का मतलब बोला, मुस्लिम भाई लोग कुछ है तुम्हारे पास खोने होने के लिए? बोला कि चाचा हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो बोला कि अगर कुछ नहीं है तो एक बार अपने अंदर के जिहाद को जगाओ, और पहली बार जिहाद का नारा उस समय दिया, सब मुस्लिम एक हो गया, जितना भी लोग आया हुआ था ना बाहर से, सबको एक किया। और उसके बाद आपको पता है घाघरा खानवा जितना भी होता चला गया, चारों जो है जीत। और वो जो था ना पानीपत का जो 1526 वाला जो पहला लड़ाई था, वो लैंडमार्क साबित हुआ, और उसी के बाद मुगल सल्तनत का स्थापना हुआ कहाँ पे? भारत में। और आपको पता है फिर उसमें कितना लोग आया? 1526 से लेके 1857 तक मुगल शासक भारत के नींव पे अपना झंडा गाड़ कर रखा। तो इतिहास में ऐसा ही होता है, इतिहास ऐसा ही चीज है, एक बार इतिहास इतिहास बदलने का मौका सबको देता है। कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी के जैसा नहीं लेते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं कि यही अंतिम अवसर है, और इसी अंतिम अवसर को क्या करना है? जीत लेना है और आगे यहां से निकलना है। तो कुल मिला जुलाकर यही पूरा का पूरा कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ी। देखिए हम ज्यादा डिटेल में आपको बता इसलिए रहे ना ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब डेवलप हो जाए, फिर आपको मजा आएगा इतिहास पढ़ने में। रटने वटने में क्या है ना कि आपको हम बता देंगे, आपका फैक्ट एनसीईआरटी लूसेंट हर जगह है, लेकिन जब तक आप चीजों को जोड़ेंगे, अब जैसे जो भी कहानी हम आपको बता रहे हैं ना, आपको ये सारा चीज याद रह जाएगा, अगर एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तो याद रह जाएगा। और एक किताब पढ़ने से इतना सारा जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर अलग अलग राइटर है, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो वही चीज है। चलिए लिखिए, कहां तक लिखे आप? अलीनगर की संधि संपन्न हुई। चलिए उसके बाद लिखिए सिराजुद्दौला को हराने के लिए, सिराजुद्दौला को हराने के लिए, सिराजुद्दौला को हराने के लिए, सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया, बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति, उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर अथवा सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर अथवा सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री ब्रैकेट में कोषाध्यक्ष, सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री या कोषाध्यक्ष राज दुर्लभ, नाम सुने हैं? राज दुर्लभ, कोषाध्यक्ष राज दुर्लभ के साथ मिलकर, के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रची, षड्यंत्र रची और इन दोनों को अपने साथ मिला लिया, और इन दोनों को अपने साथ मिला लिया। नीचे लिखिएगा 23 जून, 23 जून 1757, 23 जून 1757 में पश्चिम बंगाल के, में पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के
हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर, पलासी नामक स्थान पर, पलासी नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ जिसे पलासी का युद्ध, जिसे पलासी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसे पलासी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में, इस युद्ध में सिराजुद्दौला, इस युद्ध में सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर, सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर, मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था। मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था, युद्ध से पहले ही लौट रहा था, मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना, युद्ध मतलब होने वाला था, उससे पहले ही लौट रहा था। उसके कहने पे मीर जाफर इसको बोला कि चलना है, ठीक है ना, तो वो लौट रहा था। आगे लिखिए, जिसकी रास्ते में, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर, और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहा, चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहा और अंग्रेजों की जीत हुई, और अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है। पूर्व शर्त के अनुसार, पूर्व शर्त, जो शर्त रखा गया था ना कि बंगाल का नवाब किसको बनाएंगे, हाँ, मतलब इस सब षड्यंत्र से पहले एक शर्त रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि मीर जाफर जो है, बोला था ना कि मीर जाफर को बनाएंगे, तो पूर्व शर्त के अनुसार, अरे पूर्व शर्त भाई, पहले के शर्त के हिसाब से शर्त जो रखा था ना मीर जाफर कि हम आपका साथ देंगे तो राजा बनाया जाएगा, हाँ, पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया, नवाब घोषित कर दिया गया है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा लिखिए, अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया और मीर जाफर ने उन्हें अत्यधिक धनराशि, और मीर जाफर ने उन्हें अत्यधिक धनराशि भी दी, किंतु किंतु जब धनराशि समाप्त होने लगी, किंतु जब धनराशि समाप्त होने लगी तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा, तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा, मीर जाफर धन देने से कतराने लगा, कतराने लगा।
इसी कारण अंग्रेजों तथा मीर जाफर के मध्य इसी दौरान अंग्रेजों तथा मीर जाफर के मध्य तथा मीर जाफर के संबंध में, लिख लीजिए ना, के संबंध में खटास उत्पन्न हुई। अंग्रेजों तथा मीर जाफर के संबंधों में खटास उत्पन्न हुई, खटास उत्पन्न हुई और मीर जाफर को हटाकर, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया या बनाया गया। ठीक है। इसी घटना को बंगाल में, इसी घटना को बंगाल में, इसी घटना को बंगाल में प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं, प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। मतलब देखो, राजा को हटा दिया लेकिन ऐसा कोई विरोध वैसा बहुत ज्यादा चीज नहीं हुआ, मतलब इसको हटा के इसको बना दिया। जब भी कोई राजा को गद्दी से हटाया जाएगा तो उसका तो विरोध प्रदर्शन होगा, कुछ ना कुछ तो समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स तब तक पावरफुल बन चुके थे और सबको पता था कि उसका गुलाम है। ठीक है ना। तो उसको मीर कासिम को, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से एकदम बैठा दिया, कोई एकदम समस्या नहीं हुआ, किसी भी तरीके का समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए शांतिपूर्ण इसको बोलते हैं क्रांति। आगे लिखिए। दस्त प्रणाली जरा सा लिख लीजिए क्या है। दस्त, दस्त प्रणाली, दस्त प्रणाली। दस्त एक प्रकार का, दस्त एक प्रकार का क्या, दस्त प्रणाली क्या होता है ये समझिए, एक दस्तावेज वाला प्रणाली है। ठीक है ना, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है एग्जाम में। तो दस्त प्रणाली है क्या, यहां से एक व्यवस्था चालू हुआ, उसके बारे में लिखिए जरा। दस्त एक प्रकार का शाही फरमान था, दस्त एक प्रकार का शाही फरमान था शाही फरमान था जिसे राजा के द्वारा, जिसे राजा के द्वारा जारी किया जाता था, जारी किया जाता था राजा के द्वारा जारी किया जाता था, जिससे बंगाल, जिससे बंगाल, जिससे बंगाल के क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के लिए, जिससे बंगाल के क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के लिए कर में छूट, कर में छूट, कर में छूट दिया जाता था, कर में छूट दिया जाता था। ठीक है ना। अब पूरा चीज समझिए। बंगाल का नवाब जब बना, कौन, मीर जाफर,
ब्रिटिशर्स का उस समय तक भारत के राजनीति तंत्र में घुसने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको बस ये वाला सिस्टम से उसको मतलब इसमें चाहिए था अपना हिस्सा। अब जो प्रणाली है या दस्तावेज प्रणाली जो है ये लागू किसके द्वारा किया जाएगा? राजा के द्वारा। राजा जिसको चाहेगा उसको व्यापारिक गतिविधियों में क्या देगा? कर में छूट देगा, टैक्स में थोड़ा सा उसको सब्सिडी देगा, छूट देगा। इसी छूट को राजा जो बनेगा, जैसे ब्रिटिश किसी को राजा बनाया अंग्रेज, तो वो एक दस्तावेज पास करवाएगा, एक दस्त प्रणाली पास करवाएगा जिसमें अपने आप को टैक्स फ्री करवा लेगा, टैक्स कम करवा लेगा। बस यही इंटरेस्ट उनका अंग्रेजों का था कि व्यापार में उनको कर ज्यादा ना देना पड़े राजा को। तो इसी मतलब एक छोटा सा इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स राजा राजा खेल रहा था। समझ रहे हैं आप? ये था। इससे थोड़ा बहुत परेशानी हुआ किसको? किसको परेशानी होगा? बिजनेसमैन को होगा। बिजनेसमैन कौन था? जगत सेठ। जगत सेठ जान गया कि जब नवाब जो है कठपुतली बन चुका है तो ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से इसको क्या करवाएगा? अपने हिसाब से चलाएगा। लेकिन सिराजुद्दौला के समय तक, अलवर्दी खान सिराजुद्दौला के समय तक जगत सेठ बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था। वो जैसा बोलता था राजा को, राजा वैसा करता था। और सारा का सारा जो नीति था वो किसके अनुकूल हो जाता था? जगत सेठ के अनुकूल। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आया प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद, ये क्या हो गया? पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। अब जगत सेठ के जगह पे कौन आके बैठ गया, विराजमान हो गया? अंग्रेज। और अंग्रेज तो उसी समय जगत सेठ जो फोर्ट विलियम में भड़काया था ना जगत सेठ इसको, सिराजुद्दौला को, कि चाचा बंदूक बंदूक रखा, उसी समय वो समझ गया था कि राजा को तो बेटा मारेंगे बाद में, पहले हिसाब करेंगे तेरा, एक बार आने दो पहले शासन में, उसके बाद। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ ना और अंग्रेज जैसे ही पूरा मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल बने, घर घुस घुस के मारा है जगत सेठ को। जगत सेठ के घर, उसके गोदाम, हर चीज को लूटा। और जगत सेठ जो है, अगर यही राजा का जो मेन फंडर था, जो फंड करता था, फंडिंग करता था, इसके इकोनॉमी में, इसके अर्थव्यवस्था में ऐसा चोट मारा कि राजा कमजोर हो गया। उसके बाद राजा जब और राजा तो उसके हिसाब से था, जगत सेठ कंप्लेन लेके किसके पास जाएगा? राजा कौन बनाया है? तो मतलब है कि बेटा ऐसा मारेंगे ना कि आवाज नहीं होगा। अंग्रेज की लाठी में आवाज नहीं होता है। जगत सेठ को दौड़ा दौड़ा के मारा। जगत सेठ गया राजा के पास। राजा फिर बोला अंग्रेज को क्या करना है? राजा बोला, मतलब अंग्रेज उसको बोला करना कुछ नहीं है, तुम भी मारो। अब अंग्रेज जो है ना, एक साइड से राजा जो था वो भी जगत सेठ से थोड़ा सा कतराना स्टार्ट हो गया। अंग्रेज तो उसको लथाड़ ही रहा था। जगत सेठ को बहुत मारा गया और जगत सेठ का जितना भी प्रॉपर्टी था ना, उन सबको एकदम गोदाम तो ये तो वो सब चीज को कब्जा करता चला गया। कौन? अंग्रेज। यही एक कारण बना, देखो पैसा वाला आदमी जो है ना, अंबानी का कितना भी डिक्लाइन हो जाए, मान लेते हैं उसका शेयर डूब जाए, सब बिजनेस ठप हो जाए, लेकिन वो जो बना के रखा है ना, उसको मतलब हल्के में कभी नहीं लिया जा सकता। आज भी आप देखिएगा अंबानी वगैरह को पैसा बहुत है उसके पास। एक कहीं पे स्टेटमेंट आया था कि मतलब शाहरुख खान ऐसा बोला था कि उससे कोई क्वेश्चन पूछा कि सर आप लोग तीनों खान जो हैं किसी एक मूवी में क्यों नहीं आ सकते? तो बोला बेटा तुम्हारे पास इतना बजट है तो साइन कर लो, हम लोग को एक मूवी में आ जाएंगे। अंबानी इसको ईगो में ले लिया और क्या नचवाया है पांडा की शादी में। का जो बेटा है भाई साहब पूरा बॉलीवुड को नचवाया, तीनों खान को, ठीक है ना, नचवाया। वो अपना शक्ति का प्रदर्शन किया, ठीक है ना, कि बिजनेसमैन हमेशा ऊपर ही रहेगा, बिजनेसमैन से अर्थव्यवस्था चलता है और तुम बेटा चलाता है इंटरटेनमेंट। आदमी जो है इंटरटेनमेंट के लिए देखता है, तुम सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, हम अर्थव्यवस्था चलाते हैं तो तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। अभी एक चीज और बताते हैं आपको, दो आदमी हैं इंडिया में पावरफुल, एक है अडानी
और दूसरा है अंबानी। अभी जीत का शादी होने वाला है अडानी का बेटा का, ठीक है ना। और वो भाई साहब बुला रहा है अपने बेटा के शादी में टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट कौन है पता है आपको? कभी सर्च कीजिएगा। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिंगर है, जिसको अंबानी लोग ने बुलाया था। एकॉन को बुलाया, जस्टिन बीबर को, सबको बुलाया, टेलर स्विफ्ट को नहीं बुलाया। तो अब अडानी क्या करेगा? टेलर स्विफ्ट सबसे महंगी है, इसको भी तो अपना भौकाल दिखाना है ना, कि तुम जस्टिन बीबर को बुला रहा है, हम एकॉन और उसको एकॉन को ही बुलाया, हम बुलाएंगे टेलर स्विफ्ट को। अपना अपना बस वर्चस्व दिखा रहा है। और टेलर स्विफ्ट जो है ना, एक करने के लिए, एक कंसर्ट करने के लिए भाई साहब 100-150 करोड़ से ज्यादा लेती है। ये जो आई थी रिहाना, जो आई थी तो 80 करोड़ ली थी ना, वो 150 करोड़ से कम नहीं लेगी। और ये हम आपको ऑफिशियल फिगर बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग कम ही देगा ना उसको, उसको भी टैक्स बचाना है, इसको भी टैक्स बचाना है। 200 करोड़ रुपया खाली देगा उसको आके परफॉर्म करने के लिए। और फिर सब लोग आएगा, वो इसको बुलाया, उसको 10 तरह का आदमी को बुलाया, ये भी बुलाएगा, ये भी दिखाया कि भाई तुमसे कम थोड़े हैं हम। आप एक चीज और जानिए, हम लोग भले ही कितना समझते हैं कि ऊपर लेवल पे जो है ना प्रतिस्पर्धा, हम लोग को लगता है कि उन लोग, अंबानी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? अडानी है। हम लोग को लगता है रैंक 1 रैंक 2 पे बहस मतलब चलता रहता है। उस समय जगत सेठ के साथ भी यही था। हर जगत सेठ चाह रहा था कि हम अपना राजा के साथ हम ज्यादा अपना दिखाएं, फोर्टिफिकेशन करें, पैसा ज्यादा दिखाएं। अंबानी और अडानी में बहुत बड़ा चीज है। हम लोग को नीचे से लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्पिटिटर है, लेकिन इन रियलिटी दोनों कॉपरेट कर रहा है एक दूसरे को। और ये चीज आप कैसे समझ सकते हैं? जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था ना, अडानी का शेयर गिर गया था बहुत नीचे। उस समय उसका सबसे ज्यादा स्टेक उठाने वाला आदमी मुकेश अंबानी था, ठीक है ना। मतलब मुकेश अंबानी, उसका स्टेक सबसे ज्यादा, आप चेक कीजिएगा नेट पे आपको मिल जाएगा। तो भाई एक तो कंपनी उसका डूब रहा है, तुम क्यों ले रहा हो उसका शेयर? क्योंकि उसको पता है कि आज डूबा है। जो मेरे हिसाब से शेयर ट्रेडिंग वगैरह जब भी कोई करता है ना, अडानी का और अंबानी का जिसके साथ गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कभी उसको डूबने नहीं देगा। उस समय हम बहुत लोग को पैसा कमवाए हैं, जो लोग ट्रेडर, मेरा दोस्त लोग था ना, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया, अडानी का ये हो गया वो हो गया, हम बोले बेटा शेयर खरीद लेना। कुछ लोग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख फंसाया, 18 लाख रुपया उसको आउटकम मिला विद इन कितना, 34-35 दिन के अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट का हाथ है भाई साहब, मोदी उसका घर का पार्टी में जा रहा है, समझ नहीं है आपको? उसको डूबने देगा वो? आप विजय माल्या, ये माल्या, नीरव मोदी का नाम सुन रहे हैं, जिसके ऊपर 8,000-5,000 करोड़ का है मतलब लोन, जो नहीं चुका रहा है। कभी नेट पे सर्च कीजिएगा अंबानी और अडानी के ऊपर कितना लोन है, 10 गो विजय माल्या आ जाएगा। 90,000 करोड़, 95,000 करोड़ लोन है, जिसमें कि सरकार 30,000-35,000 करोड़ माफ कर देगी। और माफ करने के पीछे क्या देगी, बात क्या बोलेगी, अपना रीजन क्या देगी? कि इन लोगों का इतना सारा कंपनी है, रोजगार तो दे ही रहे हैं, और रोजगार देने के वजह से क्या हो, कंपनी का लॉस हो गया। इंडिया में लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। आज भी आप देखिएगा ना, छोटा आदमी जब भी कोई बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करता है ना, तो उसमें को बहुत मशक्कत करना पड़ता है। आज ना एमएसएमई आ गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वाला मिनिस्ट्री बन गया है, ये आपको दे रहा है फंड वगैरह। इसमें है दिक्कत। एक कंपनी थी आपके गुजरात में और एक उत्तर प्रदेश की कंपनी थी, लेबर लॉ आया, वो कंपनी है ना लॉस में चलने लगी। 1,000 आदमी काम करता था, तो कंपनी लॉस में चलने लगी। तो अचानक से जब कंपनी अगर इतना लोगों को अगर दे रही है ना रोजगार, तो भारत में लॉ है कि इतना लोगों का परिवार आप चला रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आज चला रहे हैं और कल बंद कर दीजिएगा फैक्ट्री। इतना लोग कहाँ जाएगा फिर अचानक? तो कंपनी क्या है ना, लॉस में भी चल रही थी ना, तो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप इन सब लोगों को हटा नहीं सकते हैं। आप 1000 में से 100 को हटाइएगा, 200 को हटाइएगा, पूरा को तो नहीं हटा सकते। तो ऐसा लॉ था, बहुत सारा कंपनीज क्या किया ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन डाला कि सरकार हमको इंडस्ट्री बंद करने का परमिशन दीजिए, बिना परमिशन के बंद होगा नहीं। इन लोग को क्या लगा कि 1,000 आदमी को हटा भी नहीं सकते हैं, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं।
गवर्नमेंट या हाई कोर्ट उसको परमिशन देने में 3 साल लगाया। 1 साल में पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना पूरा ठप हो गया। लास्ट में कंपनी का ऑनर बोला कि बेटा तुम लोग घर पे बैठो, सैलरी घर पे पहुंचा देंगे जब तक नहीं बंद होता है तब। और यही कारण है कि आप अगर भारत में देखेंगे ना तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, एफडीआई जिसको आप बोलते हैं, लॉ बहुत ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट है तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे देश के पास उतना रिसोर्स है नहीं कि हम लोग अपने से सारा चीज करके, हम लोग इंपोर्टर कंट्री, एक्सपोर्टर नहीं बने अभी आज तक लार्ज स्केल पे। जैसे चाइना क्या है, चाइना एक्सपोर्टर है, पूरे दुनिया को बहुत सारा सामान देता है। हम क्या है, हम ज्यादातर मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवा लेते हैं, खाना का भी कुछ आपूर्ति होता है वो मंगवाते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा फॉरेन रिजर्व जाता है उसका आता है, ठीक है ना। तो ऐसे में जिस भी, और इंडिया में मान लीजिए एक दशक आप देखिएगा 1991, ये भी हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न में डिस्कस कर लेंगे। हुआ क्या है कि 1991 में जब एलपीजी आया, जो आर्थिक जो हुआ था ना सुधार, जिसको बोलते हैं मनमोहन सिंह के समय जो हुआ था, वित्त मंत्री थे उस समय क्या हुआ भारत में देखिएगा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह सब एकदम मेंटेन होता चला गया। लेकिन उसके बाद भी 1991 में चाइना और इंडिया दोनों साथ में एक लाइन में खड़ा था, एक लाइन में खड़ा था। वो भी दौड़ना स्टार्ट किया, इंडिया भी दौड़ना स्टार्ट किया, और दोनों एकदम आगे की तरफ बढ़ा। लेकिन चाइना हमसे कहाँ निकल गया और हम पीछे रह गए। इसका पीछे बस एक रीजन है। क्या रीजन हो सकता है? बेरोजगारी। हमारे यहाँ पे 1991 के बाद गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हलचल रहा, कोई भी गवर्नमेंट पूरा नहीं बना। हमारा जो गवर्नमेंट है ना, कभी कांग्रेस बना, कभी बीजेपी बना, और सरकार गिर गया, फिर बना, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के वजह से कोई भी एक निष्कर्ष पे हम लोगों ने पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं किया। और पॉलिसी फॉर्मेशन जब हम लोगों ने नहीं किया तो कोई भी बाहर का कंपनी क्यों आएगा यहाँ पे? उसको तो चाहिए एक एकदम एब्सोल्यूट चीज चाहिए ना, उसको एकदम एब्सोल्यूटिज्म चाहिए कि भाई हम इतना आ रहे हैं, इतना पैसा लेके, हमको बताओ कंडीशन क्या है तभी इन्वेस्ट करेंगे। क्या? हम 91 का बात कर रहे हैं। देखिए, आप पर्सनल लेवल पे बीजेपी का समर्थन कीजिए, राहुल गांधी का कीजिए, कांग्रेस का कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम समस्या का बात कर रहे हैं। समस्या बीजेपी के लिए भी वही है, कांग्रेस के लिए भी वही, आपके लिए भी वही है। समस्या का समाधान कीजिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी जो आपको बोल रहा है उसको समाधान मान लीजिए आप। बोल तो ये लोग 14 में भी रहा था कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, बनाया कब? 19 के इलेक्शन के बाद। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बना हुआ है ना। तो यूसीसी जो है, आपको क्या लगता है इतना आसानी से पास करवा देगा क्या? एक तो सरकार के पास बहुमत नहीं है, मतलब बैसाखी में खड़ा है, चाचा जी का कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अरे वो लागू कर रहा है, वो अपना कुछ सेपरेट प्रोविजन लागू करेगा। केंद्र में एक चीज लागू हो जाना मतलब वो एप्लीकेबल पूरा सब स्टेट में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको रेटिफाई करने का जरूरत है, रेटिफाई करना पड़ेगा मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। हाँ हाँ, अरे वही तो बोल रहे हैं। तो यूसीसी में सिर्फ नागरिकता नहीं आता ना, बहुत सारा चीज आता है। यूसीसी आ गया मतलब सबके लिए सिंगल लॉ हो गया। तो जब सबके लिए सिंगल लॉ हो गया तो सबसे पहले हटेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, दोनों हट जाएगा। तो जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हटेगा तो ये 3-4 को शादी उदी वाला नौटंकी भी खत्म होगा। हिंदू आदमी तो वैसे ही परेशान है, मुस्लिम भाई लोग 4 को किए हुए हैं, ये लोग 7 जन्म के लिए एक ही को रखे, ठीक है ना। तो भाई होता है, जलन वलन होता है, हम लोग को भी ऐसा थोड़ी कि नहीं होता है। तो ये सारा समस्या है। तो ये सब सबसे पहले खत्म होगा। और जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म होगा ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब खत्म होगा तो इसका समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब क्या करेगा, पैनिक करेगा मुस्लिम्स को। धर्म सबसे सेंसिटिव चीज है भारत में, इसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। और ऐसा सिचुएशन में तो नहीं छेड़ सकते जब खुद बैसाखी लेके दौड़ रहे हैं आप। इनको लागू करना चाहिए था तो 19 में कर देना चाहिए था, ठीक है ना। अब क्या है, मुश्किल है, हमको नहीं लग रहा कि अब ऐसा हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए बंगाल खत्म करते हैं, टाइम हो गया क्या? बंगाल खत्म कर लेते हैं ना, बस बस बंगाल थोड़ा सा बचा हुआ है। 10 प्रणाली जो है,
बस बस तुरंत तुरंत, हाँ। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली या दस्त प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने दस्त प्रणाली या दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ किया। दुरुपयोग प्रारंभ किया जिस कारण मीर कासिम ने, जिस कारण मीर कासिम ने, जिस कारण मीर कासिम ने दस्त प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। जिस कारण मीर कासिम ने दस्त प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज, इसी कारण अंग्रेज इसी कारण अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। इसी कारण अंग्रेज तथा मीर कासिम के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ और अंग्रेजों ने मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और अंग्रेजों ने मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। पॉइंट नोट देके लिखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी प्रारंभ कर दिया। और एक नोट देके लिखिए, मीर कासिम ने, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां लेकर गया? मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित किया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया और मुंगेर में गोला बारूद, और मुंगेर में गोला बारूद, गोला बारूद का एक कारखाना स्थापित किया। मतलब बंदूक बंदूक बनने वाला आज भी है वो, है ना? है कोई मुंगेर का यहाँ? कितने लोग हैं? पता नहीं, आप ही को नहीं पता? अभी तो पटना में है आप। चलिए, सिगरेट फैक्ट्री भी है, बंदूक बंदूक भी बनता है। और आपके मुंगेर का जो है ना, अरे सब कॉपी कर लेता है भाई साहब। ये लोग AK-47 में इनका बना दे रहा है। इन सुनिए, ये भारत का नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्लास निकाव है AK, ठीक है ना? रशिया का है वो। ऑटोमेटिक क्लास निकाव उसका फुल फॉर्म है AK का। तो अभी तो AK-203 आ गया है आपको। हाँ बनता तो है, लेकिन आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि 203 भी अपने बन रहा है। रशिया और इसके उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री लगाया है, उन मदद से बन रहा है। एक AK-47, लीगल AK-47 का कितना दाम होगा? क्या लगता है आपको? 38 से 40 लाख। 38 से 40 लाख रुपए ऑफिशियल रेट है एक AK-47 का, ठीक है ना? बहुत महंगा बिकता है ये। और AK-47 गैजेटेड ऑफिसर जो होता है ना, उसको उसके बॉडीगार्ड में मिलता है। नॉर्मल सब SDM को मिलता है, AK-47 वाला बॉडीगार्ड मिलेगा, ठीक है ना? तो इसके बाद जब टीचर वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, AK-47 अगर देखना तो उसके लिए बनना पड़ेगा SDM, ठीक है ना? तो उस समय ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे कभी छुइएगा भी मत, फोटो भी कभी नहीं भाई साहब। संजय दत्त से यही गलती हुआ था, ठीक है ना? तो ये चीज है। चलिए आगे लिखिए। हाँ, अरे वो दूसरा को बुला रहा है। चलिए, बारूद का कारखाना खोला। अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई। अंग्रेजों को मीर कासिम की, अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः, और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः किसको बना दिया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को
मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है ना। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का, बक्सर के युद्ध का कारण, बक्सर का युद्ध का कारण यही राजनीतिक संकट बना। बक्सर का युद्ध का कारण यही राजनीतिक संकट बना, ठीक है ना। और कल हम लोग क्या करेंगे, बक्सर का युद्ध से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, हम डिटेल में लेके चल रहे हैं, थोड़ा धीरे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पिकअप बढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत आपको अगर लग रहा है, थोड़ा सा टाइम भी आप लोग नाश्ता वास्ता करके आइएगा। AMWF में मेरा होगा ना तो हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही लेंगे, तो ये मानकर चलिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हम लोग को करना है अभी। हाँ MWF में, ऐसे तो रेगुलर रहेगा ही मेरा क्लास, लेकिन MWF में हम थोड़ा सा 15-20 मिनट ज्यादा लेंगे। अरे मंडे वेडनेसडे, ऑनलाइन वाले आपको कुछ पूछना है राजनीति के साथ साथ यहाँ जातीय समस्या भारत के पीछे। देखिए ऑनलाइन वाले जितने लोग भी आप लोग एप्लीकेशन का जो भी इशू आ रहा है ना आपको, आप एक बार बात कर लीजिए कि एप्लीकेशन का मुद्दा कब तक सही होगा, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, माइक हम चेक करवा लेंगे, साउंड अगर कमी है तो साउंड में, ठीक है ठीक है। चलिए हम लोग